शाम की हल्की धूप स्ट्रॉबेरी फार्म पर फैल रही थी। हवा में मीठी स्ट्रॉबेरी की खुशबू तैर रही थी। इसी फार्म पर काम करती थी एलिफ, 21 साल की खुशमिजाज, ज़िद्दी और सपनों से भरी लड़की। वो खेतों में दौड़ती, टोकरी भरती और फिर हंसते हुए अपनी दादी के पास लौट आती। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में किसी की एंट्री होने वाली है। एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से उसकी दुनिया उलट-पुलट होने वाली थी। सुबह सुबह एलिफ स्कूटर लेकर शहर की तरफ रवाना होती है। उसे अपनी दादी के लिए दवाई और कुछ सामान लेना होता है। वहीं दूसरी तरफ इस्तांबुल से आया एक अमीर, घमंडी, हैंडसम लड़का बुराक, जो शहर में एक कार शोरूम चलाता है, अपनी नई कार लेकर हाईवे पर स्पीड में जा रहा था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें थीं, पैसा और रुतबा। लेकिन किस्मत की लीला कुछ और थी। जैसे ही एलिफ सड़क से मुड़ती है, धड़ाम, एलिफ का स्कूटर बुराक की कार के बम्पर से हल्का सा टकरा जाता है। बुराक गुस्से में कार से निकलता है। क्या तुम रास्ता नहीं देख सकती? ये कोई खिलौना गाड़ी नहीं है। एलिफ भी पीछे हटने वालों में से नहीं। मैंने रास्ता देखा था। आप ही अपने फ़ोन में घुसे हुए थे, और अगर इतनी ही कीमती कार है तो घर में रख कर पूजा करो। बुराक हैरान, तुम मुझे सीख दे रही हो? एलिफ सरकास्टिक मुस्कान के साथ, नहीं, आपकी आंखें खोल रही हूँ। बुराक तिलमिलाता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। वो कार में बैठता है और आगे बढ़ जाता है। एलिफ उसे जाते हुए देखती है और बड़बड़ाती है, अंकल ऐसे चल रहे थे जैसे दुनिया उन्हीं की हो। उसकी दादी की हंसी पृष्ठभूमि में सुनाई देती है। कभी कभी जिनसे पहली बार झगड़ा हो वही हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। एलिफ सुनती तो है पर समझती नहीं। कुछ दिनों बाद एलिफ अपनी बेस्ट फ्रेंड महर के साथ शहर आती है। उसे एक जॉब इंटरव्यू में जाना है। कुछ दूरी पर बुराक अपने असिस्टेंट के साथ एक नई कार लॉन्च की तैयारियों में लगा होता है। भीड़ बहुत है, मीडिया बहुत है, चमक-धमक बहुत है। पहली बार एलिफ उसे ध्यान से देखती है। ये वही गुस्सैल लड़का है। ये तो किसी मॉडल जैसा दिखता है। इसी दौरान मीडिया धक्का मुक्की करती है और एलिफ का बैग बुराक की कार पर जा गिरता है। बुराक पलट कर देखता है। ओह, फिर तुम! क्या ये आदत है या शौक? एलिफ झुंझुलाती है। मैंने कुछ किया ही नहीं, लोग धक्का दे रहे थे। बुराक बैग उठाकर उसे देता है। तुम जहाँ भी जाओ केओस शुरू हो जाता है, एलिफ कहती है, और आप जहाँ भी जाते हैं एटीट्यूड शुरू हो जाता है। आसपास खड़े लोग उन दोनों को बहस करते हुए देखते हैं। महर धीरे से एलिफ को खींचकर ले जाती है, कहती है, चल चल, तू लड़ने नहीं आई है। एलिफ इंटरव्यू में जाती है लेकिन वहाँ पता चलता है कि उस कंपनी को बुराक की फर्म ने खरीदा है और जब वही हायरिंग संभाल रहा है। एलिफ अंदर जाती है और टेबल पर बैठा होता है बुराक। एलिफ के होश उड़ जाते हैं। आप? बुराक मुस्कुराता है। हाँ, मैं। और तुम्हें देखकर इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं लग रही। एलिफ की आंखें चमकती हैं। मतलब मुझे नौकरी मिल जाएगी? बुराक कहता है, नहीं, क्योंकि तुम प्रॉब्लम मैग्नेट हो। एलिफ का दिल टूट जाता है। वो उठती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं काम ढूंढ लूँगी, पर आपका एटीट्यूड नहीं सुधरेगा। वो तेज़ी से बाहर निकल जाती है। बुराक उसे जाते हुए देखता है। पहली बार उसे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। शाम का समय है। एलिफ उदास मन से फार्म वापस आती है। दादी पूछती हैं, नौकरी मिली? एलिफ चुप रहती है। दादी भी समझ जाती हैं। वह कहती हैं, शायद
वो जगह तुम्हारे लिए नहीं थी। जो तुम्हें चाहिए वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। एलिफ दादी के कंधे पर सर रख देती है। इसी समय एक बड़ी कार फार्म में दाखिल होती है। उसी कार का हॉर्न, वही चमक, बुराक। एलिफ आश्चर्य से देखती है, ये यहाँ कैसे? बुराक उतरता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है और बोलता है, दरअसल मेरी कार सुबह यहाँ के पास खराब हो गई थी, मदद मांगनी पड़ी। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कहती थीं, जैसे वो बहाना ढूंढ कर आया हो। दादी उन्हें देखकर समझ जाती हैं, अच्छा ये वही लड़का है जिससे तेरा झगड़ा हुआ था। एलिफ कहती है, दादी। बुराक शर्माता है। वह कहता है, जी शायद। दादी मुस्कुरा देती हैं। दादी बुराक को घर के अंदर बुला लेती हैं। वहाँ स्ट्रॉबेरी जूस, स्ट्रॉबेरी जैम और स्ट्रॉबेरी पाई की खुशबू फैली हुई है। बुराक थोड़ा नरम पड़ता है। ये जगह बहुत अलग है, बहुत सुकून वाली है। एलिफ धीरे से बोलती है, ये सुकून आपको रुककर महसूस करना होगा, बस दूर से देखने से नहीं मिलेगा। बुराक पहली बार उसकी आंखों को गौर से देखता है। उसके चेहरे पर मासूमियत, सादगी और एक अजीब सी गर्माहट होती है। दादी दोनों को साथ काम करने को भेज देती हैं। जाओ एलिफ, इसे स्ट्रॉबेरी प्लग करना सिखाओ। एलिफ अनमने मन से उसे खेत में ले जाती है। दोनों स्ट्रॉबेरी तोड़ने लगते हैं। बुराक अनाड़ी की तरह स्ट्रॉबेरी तोड़ता है, कभी टोकरी गिरा देता है, कभी झुककर कांटों में फंस जाता है। एलिफ हंसते हंसते बोलती है, अरे आप तो एक्सपर्ट हो। बुराक कहता है, मैं कार चलाने में अच्छा हूँ, स्ट्रॉबेरी में नहीं। दोनों हंसते हैं और हवा में स्ट्रॉबेरी की खुशबू और कुछ नई भावनाएं तैरने लगती हैं। रात गहराती है। बुराक अपनी कार के पास खड़ा है। एलिफ पास आती है। रात हो गई है, वापस कैसे जाएंगे? बुराक कहता है, मैकेनिक कल सुबह आएगा, आज यहीं रुकूंगा। एलिफ पल भर रुककर कहती है, ठीक है, दादी ने गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। बुराक धीरे से मुस्कुराता है, थैंक यू। उस रात बुराक छत पर खड़ा तारों को देख रहा होता है। एलिफ भी वहीं आती है। आप शहर वाले लोग कुछ भी मिस कर देते हैं, एलिफ कहती है। क्या? बुराक पूछता है। एलिफ कहती है, ये तारे, ये हवा, ये खुशबू और ये शांति। बुराक उसकी तरफ देखता है। वह कहता है, शायद मुझे ये सब चाहिए था। एलिफ उसकी आंखों में पहली बार सॉफ्टनेस देखती है। तभी बुराक पूछता है, एलिफ तुम सच में कौन हो? एलिफ हल्के से मुस्कुराती है, मैं बस एक सरल सी लड़की जो सपने देखती है। बुराक उसे देखता है बहुत देर तक, जैसे उसकी ज़िंदगी पहली बार धीमी, सुंदर और महकदार हो गई हो। सुबह की किरणें स्ट्रॉबेरी फार्म पर गिर रही थीं। एलिफ जल्दी उठकर काम में लग गई थी। बुराक गेस्ट रूम में करवटें बदल रहा था। न जाने क्यों रात भर नींद ठीक से नहीं आ पाई। शायद वजह एलिफ थी। वो उठता है, खिड़की खोलता है, ताज़ी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराता है। बहुत सालों बाद उसे इतनी सुकून भरी सुबह मिली थी। बुराक सामान उठाकर बाहर आता है। एलिफ उसकी तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं। दादी मुस्कुराकर पूछती हैं, जा रहे हो बेटा? बुराक कहता है, हाँ, अब शहर लौटना है, काम भी बहुत हैं। दादी कहती हैं, काम तो हर किसी को होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें दिल में जगह बनानी होती है। बुराक हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन एलिफ की तरफ नहीं देखता। वो कार में बैठने ही वाला होता है कि अचानक एलिफ कहती है, सुनिए। बुराक रुक जाता है। एलिफ कहती है, उम्मीद है अगली बार टक्कर में नहीं मिलेंगे। बुराक आंखों में चमक लेकर कहता है, इस बार मैं टक्कर में नहीं, चाय पर मिलने की कोशिश करूँगा। दादी भी हंस देती हैं। एलिफ नज़रें झुका लेती है। बुराक चला जाता है, पर एलिफ के दिल में
नई हलचल छोड़ जाता है। इस्तांबुल पहुंचकर बुराक फिर अपने बिजनेस में डूब जाता है, लेकिन काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। एक प्रेजेंटेशन के दौरान असिस्टेंट बोलता है, सर ये गलत स्लाइड है। बुराक चौंकता है, ओह सॉरी। उसके दोस्त गेम छेड़ते हैं, कहीं गांव वाली लड़की का असर तो नहीं। बुराक झल्लाता है, क्या बकवास। लेकिन अंदर से वो जानता था कि जो बात उसने नकार दी वही सच्चाई थी। उधर फार्म पर हालात खराब होने लगे। किसानों को मौसम की मार पड़ रही थी, कीमतें गिर गई थीं और बड़ी कंपनी ने खेत खरीदने का प्रस्ताव रख दिया था। अगर दादी ज़मीन बेचती तो परिवार का सब कुछ बदल जाता। दादी सोच में थी, एलिफ भी परेशान थी। रात में वो दादी से कहती है, हम ज़मीन नहीं बेचेंगे, ये हमारे बाबा की आखिरी निशानी है। दादी कहती हैं, बेटी पेट भी ज़रूरी है, सिर्फ व्याधि नहीं। एलिफ की आंखें भर आती हैं। कुछ दिनों बाद शहर के एक बड़े फूड फेस्टिवल में एलिफ अपने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स बेचने जाती है। वो बहुत मेहनत से स्टॉल सजाती है। दादी उसके साथ नहीं आ पाती, इसलिए मेहर उसके साथ होती है। फेस्टिवल में भीड़ बहुत है, लाइट्स, संगीत और लोगों का शोर। उधर बुराक उसी फेस्टिवल में आता है क्योंकि उसकी कंपनी स्पॉन्सर थी। वह कैमरा टीम के साथ घूम रहा होता है और तभी स्ट्रॉबेरी की खुशबू उसकी नाक में आ जाती है। उसे वही खुशबू महसूस होती है जो फार्म में थी। वह मुड़कर देखता है, उसके सामने खड़ी है एलिफ, अपने स्टॉल के पास, थोड़ी थकी हुई लेकिन पूरे जोश के साथ खरीदारों को बुलाती हुई। बुराक के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते हैं। एलिफ अपना बैग उठाने झुकती है और टकराकर पलटती है और सामने बुराक खड़ा है। 2 सेकंड के लिए दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। दोनों की आंखें सब कुछ कह रही थीं। एलिफ घबराकर बोलती है, आप यहाँ? बुराक कहता है, शायद तुम्हारी खुशबू मुझे खींच लाई। एलिफ झेप जाती है और हंसी रोकती है। वह कहती है, मैं खुशबू नहीं, स्ट्रॉबेरी बेचती हूँ। बुराक मुस्कुराता है, दोनों का असर एक जैसा है। मेहर बीच में आकर कहती है, उफ, रोमांटिक मोड में मत जाओ, हमें काम करना है। बुराक स्टॉल से स्ट्रॉबेरी जूस खरीदता है और भीड़ में एलिफ को छोड़कर जाता नहीं, वो वहीं खड़ा रहता है। मेहर धीरे से फुसफुसाती है, एलिफ ये तो फंसा हुआ लगता है। एलिफ कहती है, चुप, ये सिर्फ एक अमीर आदमी है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। लेकिन उसका दिल कुछ और सोच रहा था। अचानक कुछ लोगों का ग्रुप आता है और कहता है कि उनका बुक किया हुआ स्टॉल नंबर गलत है और एलिफ का स्टॉल हटाया जाएगा। एलिफ घबरा जाती है, ये कैसे हो सकता है, मैंने पैसे दिए हैं। वे लोग बदतमीज़ी करने लगते हैं। मेहर गुस्सा हो जाती है, भीड़ जमा होने लगती है। इसी बीच बुराक आगे बढ़ता है, उसे गुस्से से बोलता है, ये स्टॉल यहीं रहेगा, अगर किसी को दिक्कत है तो सीधे मुझसे बात करे। लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि सब बुराक को पहचानते हैं। बुराक उनकी तरफ देखकर कहता है, अब कोई इसे परेशान करेगा तो फेस्टिवल से बाहर फेंक दूंगा। वो एलिफ की तरफ मुड़कर कहता है, अब ठीक है। एलिफ की आंखों में कृतज्ञता उभर आती है। वह कहती है, थैंक यू। बुराक कहता है, जब भी मुश्किल में हो मुझे बुला लेना। यह सुनकर एलिफ का दिल ज़ोर से धड़कता है। रात को फेस्टिवल ख़त्म होते ही एलिफ सामान पैक कर रही होती है। बुराक उसके पास आता है। बुराक कहता है, मैं ड्रॉप कर दूं? एलिफ कहती है, नहीं, मैं बस पकड़ लूँगी। बुराक कहता है, एलिफ मैं सच में मदद करना चाहता हूँ। एलिफ का चेहरा नरम पड़ता है। वह कहती है, क्यों, हम दोस्त भी नहीं हैं? बुराक एक पल भर रुककर कहता है, दोस्त बनना चाहता हूँ। एलिफ धीरे से पूछती है, और
सिर्फ दोस्त? बुराक उसे देखता है, गहरी भावनाओं के साथ, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा। एलिफ की सांसें रुक सी जाती हैं, लेकिन डर उसे रोक लेता है। वो मुड़कर कहती है, मुझे देर हो रही है। वो बस पकड़कर चली जाती है। बुराक उसे दूर जाते हुए देखता रहता है। अगली सुबह एलिफ घर पहुंचती है तो दादी के पास एक चिट्ठी होती है। दादी बताती हैं कि बड़ी कंपनी ज़मीन खरीदने फिर से आ रही है और यदि उन्होंने मना किया तो उन्हें कर्ज और टैक्स के केस में फंसा दिया जाएगा। एलिफ के हाथ कांपते हैं। ये सब कौन कर रहा है? दादी कहती हैं कि शहर के बड़े बिजनेसमैन ने खरीदी है। एलिफ का दिल बैठ जाता है। कहीं ये सब बुराक ने तो नहीं किया? वो तुरंत शहर जाती है, बिना सोचे बिना रुके धीरे सीधे बुराक के ऑफिस में घुसती है। एलिफ चीखते हुए कहती है, आपने हमारी ज़मीन खरीदने के लिए लोगों को भेजा है, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बुराक हैरान होते हुए बोलता है, क्या तुम क्या बोल रही हो? एलिफ के आंसू निकलने लगते हैं। वह कहती है, आप जैसे अमीर लोग दिल नहीं रखते, सिर्फ ज़मीन, पैसा और फ़ायदा। बुराक गुस्सा हो जाता है। रुको, पहले ये बताओ कि ये सब कहाँ से सुना? एलिफ कहती है, लोगों ने बताया और सच ही लग रहा है। बुराक धीरे से दुखी होकर कहता है, तुमने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बुराक कहता है, मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई, मैं क्यों तुम्हारा घर छीनूंगा? एलिफ चुप हो जाती है। उसका गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदलने लगता है। तभी बुराक का असिस्टेंट अंदर आता है और वह कहता है, सर, वो ज़मीन को लेकर जो कंपनी दबाव डाल रही है उसका मालिक फ़िक्री बे है। एलिफ और बुराक दोनों चौंक जाते हैं। फ़िक्री बे, वही आदमी जो बुराक की माँ का पुराना बिजनेस पार्टनर था और उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। बुराक सीधा एलिफ की तरफ देखते हुए कहता है, देखा, मैं नहीं हूँ और अब मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। एलिफ धीमी आवाज़ में बोलती है, मुझसे गलती हो गई। बुराक धीरे से कहता है, गलती सिर्फ तभी बुरी लगती है जब इंसान मायने रखता है। एलिफ की आंखों में नमी आ जाती है। बुराक कहता है, चलो तुम्हारी ज़मीन बचाते हैं। एलिफ कहती है, साथ? बुराक मुस्कुराता है, हाँ, हमेशा साथ। दोनों फ़िक्री बे के ऑफिस पहुंचते हैं। वहाँ बड़ा झगड़ा होता है, लेकिन बुराक मजबूती से एलिफ का हाथ पकड़कर खड़ा रहता है। वो कहता है, ये ज़मीन मैं नहीं लेने दूंगा। ये फार्म सिर्फ धरती नहीं, किसी का घर है। फ़िक्री बे हंसता है, तुम्हें इससे क्या? ये लड़की तुम्हारे लिए कौन है? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बुराक एलिफ की तरफ देखते हुए कहता है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं इसकी हर चीज़ बचाऊंगा। एलिफ उसकी आंखों में देखती है, दिल पिघल जाता है। दुनिया रुक जाती है। फ़िक्री बे की बोली बंद हो जाती है और मामला शांत हो जाता है। शाम को दोनों फार्म लौटते हैं। दादी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद देती हैं। बुराक चुपचाप स्ट्रॉबेरी प्लक करता है। एलिफ उसके पास जाती है। एलिफ कहती है, आज अगर आप नहीं होते तो सब खत्म हो जाता। बुराक कहता है, कुछ ख़त्म नहीं होता जब कोई साथ हो। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। हवा चलती है, स्ट्रॉबेरी की खुशबू फैलती है और बुराक धीरे से कहता है, एलिफ, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। एलिफ की सांसें अटक जाती हैं। वो कहने को शब्द खोज नहीं पाती। उसकी आंखें नम होकर चमकती हैं। वो मुस्कुराती है और धीरे से जवाब देती है, शायद मुझे भी। और उसके बाद दोनों स्ट्रॉबेरी फार्म के बीच खड़े होते हैं। हवा में खुशबू फैल रही होती है और एक नई कहानी जन्म लेती है।